हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 17 के बारे में। और उसमें लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन हेलाइड्स के सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सप्लेन किए थे। मतलब हैलोजन का जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन की ओर, उसको हम लोग देख चुके थे। अब एक और कॉमन एलिमेंट है जिसके साथ मैक्सिमम एलिमेंट कंबाइन करते हैं और वह है ऑक्सीजन। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो हैलोजन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। सारे हैलोजन कंबाइन करते हैं। ऑल हैलोजन्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑल हैलोजन्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to form their respective oxides। सभी हैलोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। किस प्रकार का ऑक्साइड बनता है सबका? जैसे फ्लोरीन की बात करें तो इसका दो ही कॉमन ऑक्साइड है, एक है OF2, एक है O2F2। क्लोरीन का बहुत सारा है, Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। ब्रोमीन का भी कुछ ऐसा ही है, Br2O, BrO2, BrO3। बचा आयोडीन का तो I2O4, यही चीज़ है I2O, उसके बाद I2O5, I2O7 एंड I4O9 ऐसा। अब हो रहा है कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इस ऑर्डर को फॉलो करता है। फ्लोरीन का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे स्टेबल फ्लोरीन का ऑक्साइड। और यहाँ भी हम लोग उसी आधार पे कंपेयर करेंगे। बॉन्ड लेंथ, सॉरी ऑर्डर जो है रिवर्स हो गया है। फ्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल क्लोरीन का ऑक्साइड, इससे ज़्यादा ब्रोमीन का, उससे भी ज़्यादा आयोडीन का। तो आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन कंबाइन करने का टेंडेंसी है। इसमें देख रहे हो 2 क्लोरीन के साथ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 आयोडीन मिल करके 9 ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंबाइन करने का टेंडेंसी है, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, अधिक है। एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं, तो स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑक्साइड्स का। इन ऑक्साइड्स का यदि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो उस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बहुत डील किया गया है, पहले चर्चा किया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। यदि सेम एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उस ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा, उतना ज़्यादा वह एसिडिक नेचर का होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले वो F2 की बात करते हैं। तो वो F2 को आप लिख सकते हो F2O एंड इट इज़ लाइक H2O, इसके जैसा है। तो H2O का जैसा शेप है वैसा ही F2O का शेप होना है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, एंगुलर शेप होता है ना ऐसा, और 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स बचेंगे। इस प्रकार से शेप हो गया इसका। उसी प्रकार से नेक्स्ट है O2F2, इसको लिख सकते हो F2O2 एंड इट इज लाइक H2O2। अब H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वही यहाँ O2F2 का होगा। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन, तो अब हम लोग फ्लोरीन देंगे, ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप का ऐसा। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, इस प्रकार से। नेक्स्ट
Cl2O, तो फिर से वही बात, Cl2O इज लाइक F2O, तो यहाँ भी ऐसे स्ट्रक्चर जाना है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 2 Cl, एंगुलर शेप, ऐसा ऐसा। लेकिन इसी का उल्टा है, यहाँ Cl2O है, अगला ClO2 है, इस प्रकार से। ClO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसमें, तो यहाँ तो क्लोरीन सेंट्रल एटम हो जाना है, क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बनाता है जनरली डबल बॉन्ड, तो दोनों ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ो, ऐसा। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैलोजन है यह, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड कितना बना रहा है, 4, तो 3 बचेंगे, 2 और 1 3, मतलब एक यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का हो सकता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का हो सकता है, ऐसा। उसके बाद ऐसे ही और भी ऑक्साइड्स हैं, उन सब का भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछता है या स्ट्रक्चर के आधार पे कोवैलेंसी पूछता है। कोवैलेंसी मतलब जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो नेक्स्ट BrO3, हेयर ब्रोमीन इज द सेंट्रल एटम, 3 ऑक्सीजन है, तीनों डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसा। सारे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, बॉन्ड कितना बना रहा है 2, तो 4 बच जाएंगे। ब्रोमीन हैलोजन है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4 5 6, एक ऐसा बच जाएगा। यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑक्साइड्स दिए हुए रहेंगे, पूछेगा कौन इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्साइड है, तो स्ट्रक्चर सिंपली आप बना लेना और यहाँ से साफ साफ पता चल जाएगा ये ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे कि ब्रोमीन का टोटल 7 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, दिस वन ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा। नेक्स्ट I2O4, तो I2O4 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, I 2 ऑक्सीजन, ऐसा। अब आयोडीन इज ऑल्सो हैलोजन, मतलब इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड आयोडीन कितना बना रहा है 1 2 3 4 5, तो 2 बचेगा। इसमें भी 1 2 3 4 5, 2 यहाँ भी बचेगा, ऐसा। देख रहे हो दोनों ऑक्साइड्स ही हैं, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा है, तो सबों मतलब जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसलिए यह ऑड इलेक्ट्रॉन वाला बात इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है ऐसे ऑक्साइड्स दे करके कि किस में ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है या कौन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला है, या इसी को इनडायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि कौन पैरामैग्नेटिक नेचर का है, तो जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है वह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। ऐसे भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। 1-2 ऑक्साइड्स और हैं, उसका भी देख लेते हैं हम लोग। तो Cl2O6, 2 क्लोरीन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन को दोनों में बराबर बांटो, मैंने 3-3 करके, 3 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, ऐसा, 3 यहाँ जुड़ जाएगा, इस प्रकार से, लाइक दिस। अब क्लोरीन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स है 7, दोनों क्लोरीन अभी 6-6 बना रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही भी बना रहा है, तो एक बॉन्ड ऑब्वियसली ये दोनों आपस में बना लेंगे, ऐसा। इसमें भी देखो कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, तो यह भी एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज हुआ, कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी प्रकार से एक इसमें Cl2O7, इसको भी इसी का कंसेप्ट पे बना सकते हो, 2 क्लोरीन है, 7 ऑक्सीजन, तो बराबर बांटो, तो बराबर में 3.5 तो नहीं बटेगा, 3-3 पहले बांट लो आप, ऐसा, इस प्रकार से।
तो आप डायरेक्ट बॉन्ड तो यहाँ बना नहीं सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट बॉन्ड बनाओगे तो फिर एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा। तो ऐसा किया जाए कि बीच में एक ऑक्सीजन कोई रखा जाए, ऐसा, इस प्रकार से। तो हो गया, 7 ऑक्सीजन भी हो गए, क्लोरीन का कोवैलेंसी भी 7 हो गया, कहीं कोई और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं बच रहा है। तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ यार, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर यदि पता है तब आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर लोगे, और स्ट्रक्चर का यहाँ कोई तरीका नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करके रखना होगा। जैसे नंबर 1, which one is most एसिडिक ऑक्साइड, कौन सबसे अधिक एसिडिक ऑक्साइड है। ऑप्शन दिए रहेंगे Cl2O, ClO2, उसके बाद फिर होगा Cl2O6 एंड Cl2O7। ऐसा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is odd electron containing oxide, और इससे भी ऑप्शन रहेंगे जैसे OF2, O2F2, BrO3 एंड Br2O, ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7। ऑप्शन दिए रहेंगे 5, 6, 7, 4, ऐसा। तो ये ऑक्साइड से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि पूछे ही जाएंगे, आइदर बोर्ड एग्जाम हो या आगे का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो एसिडिक नेचर देखने के लिए हम क्या बताए हैं कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो। एसिडिक नेचर के बारे में यदि पूछ रहा है और सारे ऑक्साइड एक ही एलिमेंट के हैं, तो डायरेक्ट यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जितना ज़्यादा होगा वह उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो देखते हैं, Cl2O में क्लोरीन का +1 है, हेयर +4, दिस वन इज +6 एंड हेयर +7, ऐसा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ हो गया ना, +7। ऑब्वियसली दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड। विच वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑक्साइड, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बना करके देखना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पता करने का। अब स्ट्रक्चर तो सबका बना ही चुके हैं हम लोग। तो अभी BrO3 का बनाए थे, ऐसा कि ब्रोमीन है, 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे इस प्रकार से। तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, दिस वन। और यही ऑड इलेक्ट्रॉन के चलते जो है, या ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑक्साइड है या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा, तो दिस वन, बाकी किसी में नहीं बचेगा। व्हाट इज द कोवैलेंट, नहीं कोवैलेंसी, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7। तो कोवैलेंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो Cl2O7 का स्ट्रक्चर अभी बनाए थे, देख लो यहाँ क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, ऐसा था ना स्ट्रक्चर इसका, ऐसा था। 7 बॉन्ड, 2, 4, 6, 7 बॉन्ड बना रहा है, 7 बॉन्ड, इसलिए कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 7। कोवैलेंसी बराबर 7, ऐसा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। ऑक्साइड से क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जब भी हो। अब बोल रहा है चूँकि ये सारे ऑक्साइड्स हैं, सब में ऑक्सीजन है, और जैसे सब में हाइड्रोजन होने से वे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते थे बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, उसी प्रकार से ऑक्सीजन होने से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। तो चूँकि सभी ऑक्साइड्स में, ऑक्साइड्स ही बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ऑक्सीजन तो होगा ही, और सब में ऑक्सीजन है, तो ये दूसरे को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करेंगे, कुछ रिएक्शंस उसके सपोर्ट में होना चाहिए।
तो all the halogen oxides act as पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ एग्जाम्पल इसके सपोर्ट में, जैसे I2O5 प्लस 5CO मिलके बनता है I2 प्लस 5CO2। ऐसा यह एक सपोर्टिव एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बतलाने के लिए। और इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इसको हम लोग देखते हैं। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है +5, कार्बन का है +2, यहाँ हो गया 0 और यहाँ कार्बन का हो गया +4। तो कार्बन का हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसा आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया +5 से 0, तो इसका रिडक्शन हुआ। अब जिसका रिडक्शन होता है मतलब खुद रिड्यूस होता है, इसका मतलब कि वह दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा तभी तो, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों एक साथ होंगे। कभी एक सिंगल स्पीसीज ऑक्सीडाइज होकर के नहीं रह सकता है। यदि वह ऑक्सीडाइज हुआ है तो अगला रिड्यूस होगा, या फिर यदि कोई रिड्यूस हुआ है तो अगला ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ यह हैलोजन रिड्यूस हुआ है, मतलब यह किसी ना किसी को तो ऑक्सीडाइज किया होगा। तो किसको ऑक्सीडाइज किया है? कार्बन को। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यह इसको रिड्यूस कर दिया तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और I2O5 क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए और है कि OF2 and O2F2 are a strong फ्लोरेटिंग एजेंट या फ्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन देने का, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। OF2 and O2F2 are a strong fluorinating agent. O2F2 oxidizes प्लूटोनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, to PuF6 and this reaction is used in removing plutonium as PuF6 from a spent nuclear fuel। रिएक्शन इसके लिए है 3O2F2 प्लस Pu से बनता है PuF6 प्लस 3O2। क्या इस लाइन का मतलब है, इसको हम लोग देखें। देखो, फ्लोरेटिंग एजेंट कहने का मतलब कि यह फ्लोरीन देगा, चूंकि फ्लोरीन है तो देगा ही। और जब फ्लोरीन देगा तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब ये दूसरे किसी एलिमेंट से जाकर के जुड़ेगा तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो किसी से भी यह जुड़ेगा तो खुद पे नेगेटिव चार्ज लाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हुआ कि वह ऑक्सीडाइज होगा वहाँ से। और प्लूटोनियम को यह ऑक्सीडाइज कर रहा है। प्लूटोनियम जो है एक वेल नोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए किया जाता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के चलते। तो बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल स्पेंट हो चुका है, मतलब कि फ्यूल उसमें डाले वह बर्न हो चुका है, तो उसमें से भी यदि कुछ प्लूटोनियम का रेसिड्यू बचा हुआ है तो उस प्लूटोनियम को वहाँ से अलग किया जाता है इस रिएक्शन के माध्यम से। कि यदि उस बर्न फ्यूल में कुछ रेसिड्यू है प्लूटोनियम का, तो आप उसको O2F2 से ट्रीट करवाओ तो यह क्या करेगा? प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा PuF6 में, और PuF6 में उसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहाँ से यह एक अलग कंपाउंड के रूप में सेपरेट हो जाएगा। फिर उससे प्लूटोनियम को आप अलग कर लो।
यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +1। यहाँ हो गया 0, प्लूटोनियम का यहाँ 0 है, यहाँ हो गया +6। तो प्लूटोनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पे रिडक्शन। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। तो यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हुआ, इसको ध्यान में आप रखोगे कि जो फ्लोरीन का ऑक्साइड्स हैं वे फ्लोरेटिंग एजेंट का काम करते हैं, फ्लोरीन डोनेट करने का, और उसके लिए यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें प्लूटोनियम को जो है रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट, मेटल्स के साथ क्या रिएक्टिविटी है इनका। मेटल्स के साथ क्या रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। Halogens combine with metals to form corresponding metal halides, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम डायरेक्ट ब्रोमीन से कंबाइन करके, जो कि लिक्विड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना सकता है जो एक सॉलिड है। तो देखो यहाँ भी कुछ वैसा ही बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का ही कंसेप्ट आप समझ सकते हो। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ब्रोमीन का भी 0, यहाँ ब्रोमीन का -1 हुआ, मैग्नीशियम का +2 हुआ। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट जा रहा है, तो घट जा रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ब्रोमीन यहाँ खुद रिड्यूस होकर के मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और या रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स वे मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब हुआ कि उनका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही यदि नॉन मेटल्स होते हैं तो वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करने का मतलब हुआ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ यह रिएक्शन इस फैक्ट को सपोर्ट कर रहा है। मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, तो लूज कर दे रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन जो लूज किया उसी को ब्रोमीन गेन करके रिड्यूस हो जा रहा है। तो मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन जो है यह दिखला रहा है। ऐसे और भी मेटल के कई हेलाइड्स बनते हैं, और भी मेटल्स हैं जिसके ऐसे कई हेलाइड्स हैं। जैसे टीन का SnCl2 SnCl4, लेड का वैसे ही PbCl2 PbCl4, एंटीमनी का SbCl3 SbCl5, यूरेनियम का UF4 UF6। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग लाने वाले हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन लाने वाले हैं। Sn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 +4, क्योंकि हाइड्रोजन का सब जगह -1 होगा, +2 +4 +3 +5 +4 +6। यूरेनियम को थोड़ा यहाँ हम लोग यदि अलग रख करके चलें, यूरेनियम जो कि एप्लॉक एलिमेंट है और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है,
और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरली एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन से ही कंबाइन करते हैं। बाकी जो यहाँ Sn, Pb और Sb ऑल दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये सभी जो है नीचे बॉटम वाले एलिमेंट हैं, जैसे यह ग्रुप 14 का है ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और उसके बाद है टीन। वैसे यहाँ Pb भी है, Pb भी कुछ वैसा ही है। इसके नीचे Pb, टीन के नीचे Pb। एंटीमनी में भी कुछ वही सही बात है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और तब लास्ट में है बिस्मथ। ऐसा तो कहीं ना कहीं एलिमेंट या तो 5th पीरियड का है या फिर ऐसे 6th पीरियड का है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो बॉटम वाले हो मतलब 5th 6th पीरियड के हो, 7th पीरियड को हो, ऐसे एलिमेंट्स में एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है और वह ऑब्जर्वेशन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। वह ऑब्जर्वेशन किसका होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि वैलेंस सेल का जो 2 s इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल s इलेक्ट्रॉन वे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यदि वैलेंस सेल के जो s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें तो यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यह मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बॉटम वाले एलिमेंट्स हैं मतलब 5th या 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए यह फेनोमेनन मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह टीन हो, लेड हो, चाहे यहाँ एंटीमनी हो, सभी 5th या 6th पीरियड के ही एलिमेंट हैं। तो सब में क्या होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते जनरल कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इसका NH2 मतलब टीन का हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5s2 5p2, इसका भी यही है 5s2 5p सॉरी इसका 6 हो जाएगा 6s2 6p2 और इसका हो जाएगा 5s2 5p3। वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसा। लेकिन 4 में से बोले कि जो s का 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उस केस में P का जब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो यहाँ लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एंड ड्यू टू दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज मोर स्टेबल देन +4। तो यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो है यह क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होगा इसके लिए और ज़्यादा कॉमन होगा। उसी प्रकार से SnCl2 में वही बात है, +2 वाला ज़्यादा कॉमन होगा इसके लिए। दोनों को यदि कंपेयर करके पूछे कि SnCl4 और PbCl4 ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो Sn के नीचे है Pb, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा ऑब्जर्व होगा Sn के तुलना में। और जब इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इसका या जो हेलाइड बनेगा टेट्रा हेलाइड वो बनने का चांस कम है, इसका इसके तुलना में ज़्यादा। तो यहाँ SnCl4 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। एक सिंगल एलिमेंट के लिए यदि पूछे तो सिंगल एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे देखोगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अलग अलग हो, ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, तब आप ऐसे कंपेयर करोगे कि पीरियोडिक टेबल में उस ग्रुप में ऊपर कौन है, जो ऊपर है उसका फिर ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का पॉसिबिलिटी क्या होना है, कम होना है इसीलिए। तो एक तो ऐसे पूछ सकता है, दूसरा कोवेलेंट कैरेक्टर के आधार पर भी पूछ सकता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है फाजा रूल जो डील किए हम लोग, कोवेलेंट कैरेक्टर वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑफ मेटल या कोई भी हो, नॉन मेटल भी हो ऐसा। तो ऐसे भी यदि क्वेश्चन पूछे कि SnCl2 और SnCl4 में ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, तो कौन ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, SnCl4। वैसे ही PbCl2 और PbCl4 में आयनिक ज़्यादा कौन है, ऐसे पूछे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो PbCl4 कोवेलेंट ज़्यादा हुआ तो आयनिक कम होगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो कोवेलेंट कम होगा तो फिर आयनिक क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो इस आधार पे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। वही एक्सप्लेनेशन आप UF4 और UF6 के लिए भी जो है दे सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अंदर अंदर से क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है और नया कुछ नहीं है, पहले से जो टॉपिक पढ़े वही है। देखो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट के आधार पे हम लोग इसको एक्सप्लेन किए कि किसका हेलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर को फाजन रूल के आधार पे एक्सप्लेन किए, जो ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। नया कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, लेकिन बीच बीच से क्वेश्चन ऐसा छुपा रहता है कि पता नहीं चलता। मान के एग्जाम में यही दोनों डायरेक्ट आ जाए कि SnCl4 और PbCl4 में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो वहाँ फिर दिमाग काम नहीं करता है कि किस आधार पे इसको एक्सप्लेन किया जाए। ऐसा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन यदि है और ऐसे सिमिलर मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी पूछे, तो वहाँ एक मेजर फैक्टर जो ऑपरेट होता है वह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? हर ग्रुप में इसको बताया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आसानी से आप समझ जाओगे इस कंसेप्ट को कि क्या यह होता है। तो इस तरह से इस लेक्चर को जो है हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। ऑक्साइड्स के साथ जो हम लोग देखे इसका प्रॉपर्टी हैलोजन का इम्पॉर्टेंट था, ध्यान में रखोगे, इसको नोट्स में मेंशन है सारा चीज़। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी ग्रुप का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।